आप सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तर व्यवहारवाद। इससे पहली क्लास में हमने व्यवहारवाद पढ़ा। तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उनके आधार पर प्राय कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, किंतु वास्तव में यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सुधार के रूप में स्वीकार किया है। यदि संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो यह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास दिखाई पड़ता है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत यानी मूल्य प्रधान दृष्टिकोण और आधुनिक व्यवहारवादी यानी तथ्य प्रधान दृष्टिकोण के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया है। यानी आपने देखा कि शुरुआत में परंपरावादी जो दृष्टिकोण था उसके अनुसार तर्क और अंतर्ज्ञान के आधार पर समझ के आधार पर प्रयोग करके राजनीतिक समस्याओं का हल निकाला जाता था। तो उसके विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद आया था और व्यवहारवाद में एक तरीके से मूल्यों की उपेक्षा की गई। तो तब व्यवहारवाद के भी एक तरीके से उसमें सुधार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद आया। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे? तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का जो मूल कारण था व्यवहारवाद में निहित कमियां एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र संतोष को माना जाता है। यानी जो उसमें कमियां थी व्यवहारवाद में, जो दोष थे उनके विरुद्ध जो असंतोष पैदा हुआ तो उसको माना जाता है उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण। तो व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा, तो दूसरी तरफ यह शुद्ध अनुसंधान कार्य में इतना अधिक डूब गया कि अपने युग की जो गंभीर समस्या थी उनके समाधान के बारे में भी कोई ठोस और निश्चित विचार देने में असफल रहा। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण बताए जा सकते हैं। जो संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति के प्रमुख कारण रहे वो इस प्रकार है। जैसा पहला कारण है व्यवहारवादियों द्वारा असफल प्रयास। व्यवहारवाद का आधारभूत दोष तो यह है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में जो अंतर होता है, जो एक सूक्ष्म अंतर है, उसको समझने में असमर्थ रहा। यानी व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए भी जैसे प्राकृतिक विज्ञान हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं उनके जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक विकसित करने की कोशिश की इसने व्यवहारवाद ने, किंतु यह संभव नहीं था। इसलिए व्यवहारवादियों की इस मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरा कारण इसमें व्यवहारवादियों द्वारा मानव व्यवहार को समझने में असमर्थ था। यानी व्यवहारवादियों का यह दावा था, उन्होंने दावा किया था कि वो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं और वो इन नियमों के आधार पर भविष्य का मानव का व्यवहार क्या होगा उसके बारे में सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो असफल हुए, क्योंकि मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन वो संभव ही नहीं है। इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियम का निर्माण संभव था और न ही सही भविष्यवाणी की जा सकती थी। और व्यवहारवाद की इस असफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की जो धारणा है उसका जन्म हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था व्यवहारवादियों द्वारा मूल्यों की उपेक्षा। तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को पूर्ण वैज्ञानिक के नाम पर मात्र तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और मूल्यों की पूरी उपेक्षा की। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना तथा गटर की विजय कहा जाने लगा। इसलिए राजनीति विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्य एवं मूल्य दोनों का ही महत्व है। व्यवहारवाद के इस दोष के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो इस प्रकार व्यवहारवाद को जिन्होंने जन्म दिया उनमें से ही एक वैज्ञानिक थे डेविड स्टन। डेविड स्टन ने ही 1969 ईस्वी में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा
कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया है। तो इसके साथ ही डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद में जो है आधारभूत सुधार की भी वहाँ जो है इन्होंने मांग की। यानी कुल मिला के जो व्यवहारवादी थे डेविड स्टर्न, उन्होंने ही व्यवहारवाद के सुधार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की तरफ जाने की बात कही। और उन्होंने कहा कि इसमें हम जो है मूल्यों का और तथ्यों का दोनों का जो है एक तरीके से समायोजन करके चलेंगे और जो उस समय की तात्कालिक समस्याएं थी उनका समाधान जो है प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार आपने ये देखे उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। अब उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों के बाद डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के कुछ लक्षण और उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने दो प्रमुख लक्षण जो है उत्तर व्यवहारवाद के बताए हैं, जिसमें शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता रेलेवेंस और क्रिया अनिश्चितता यानी कर्म। तो ये बताया और उसके आधार पर डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की जो है 7 मान्यताएं या विशेषताएं जो है उनका उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है, जिनको हम जो है प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर जो है पुकारते हैं। पहला है तकनीक से पूर्व सार, यानी व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक टेक्निक्स के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया, किंतु अपने इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन के उद्देश्य की जो है वो उपेक्षा की। यानी अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा, इसकी व्यवहारवादियों ने उपेक्षा की। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही साथ अध्ययन का जो उद्देश्य है उसका भी बहुत महत्व है। इसलिए क्रम की दृष्टि से तकनीकी से पहले जो है सार यानी उद्देश्य का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय कर लेना चाहिए और तब इसकी प्राप्ति के लिए हमको वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल, यानी व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को बल देते थे और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते थे जो सामाजिक विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होते थे। तो वे सामाजिक उथल पथल के लिए जो उदासीन बने रहे, इसलिए वो सामाजिक परिवर्तन के एक तरीके से विरोधी बन जाते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या चाहते हैं ताकि अनुदारवाद का विरोध संभव हो और उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। तो उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो पूर्णता है वो इस बात में नहीं है कि उसका मात्र एक तरीके से वैज्ञानिकरण कर दिया जाए, बल्कि उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता जो है वो इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की जो राजनीतिक और सामाजिक समस्या है और संकट है उनका जो हल निकालने में यथासंभव जो है अपना सहयोग दे। इस दृष्टि से जरूरी है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक सामाजिक असंतोष, दबाव, तनाव, संघर्ष, सामाजिक विघटन तथा इनके पीछे जो सक्रिय आकांक्षाएं और भावनाएं होती हैं उनको समझने का प्रयास करे और इन राजनीतिक सामाजिक समस्याओं व संकटों के हल ढूंढने में सहयोग दे। जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ में उनका ये तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा और न ही रह सकता। अतः ज्ञानार्जन के संदर्भ में मूल्यों को पूर्व कथन के रूप में जो है स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की जो है संभावना भी बनी रहती है। अब इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की एक अपनी विशिष्ट भूमिका है
और उनका यह बौद्धिक दायित्व है कि वे जो उदारवादी मानव मूल्य हैं उनकी रक्षा के प्रति जो है पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हों, ताकि मानव सभ्यता व इसकी उपलब्धियों की जो है रक्षा संभव हो। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को मात्र ऐसे शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया था जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति जो है समर्पित थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का जो है वो विरोध किया और उनका मत था कि बुद्धिजीवियों के ऐसे वस्तुनिष्ठ जो शोध कार्य हैं उन पर मानव का श्रम व धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसका मानव मूल्यों से कोई संबंध ही नहीं। यदि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो उन्हें समाज में बुद्धिजीवियों के नाते जो उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त है और महत्व जो प्राप्त है उन्हें उससे वंचित होना पड़ेगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों की एक अपनी विशिष्ट भूमिका है और उनका ये दायित्व भी है कि उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए वो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्मनिष्ठ विज्ञान। यानी उत्तर व्यवहारवादियों का ये आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान के रूप में जो है बदल दिया। उसके क्रियात्मक पक्ष की उन्होंने घोर उपेक्षा की और उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक मनन विज्ञान के साथ साथ एक कार्य विज्ञान भी है। अतः उसके इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय और तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। व्यवहारवादियों की एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक व सारहीन ज्ञान का अर्जन किया जिसका सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से कोई क्रियात्मक महत्व नहीं था, जबकि किसी अर्जित ज्ञान की पूर्णता और सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उसे व्यवहार में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। डेविड स्टर्न के अनुसार जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को पूर्ण रूप में लागू करना और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। और जो लास्ट पॉइंट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। यानी उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार वो कहते हैं कि व्यवहारवादियों की यह भूल थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के यानी रिसर्च के नाम पर राजनीति विज्ञान एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त जितनी संस्थाएं थी उनको अपने सामाजिक दायित्व के प्रति जो है तटस्थ, उदासीन और निष्क्रिय बना दिया था और वो इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि इन सभी संस्थाओं और संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की जो है पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता जो है वो दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि सभी राजनीति वैज्ञानिक एवं बुद्धिजीवियों का व्यक्तिगत स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें तो उनसे संबंधित संघों व संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकारना होगा। इस दृष्टि से वे व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, जिसका सरल सा अर्थ ये होता है कि राजनीति वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षा संस्थाओं, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय आदि को सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण और प्रमुख जो विशेषताएं थी, 7 विशेषताएं थी। अब इसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित किया जाना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। यानी जो उस समय की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढना जो है राजनीति वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का कार्य है, ये उत्तर व्यवहारवाद कहता है। और ये उत्तर व्यवहारवाद है ये तथ्यों और मूल्यों दोनों की बात करता है, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों की उपेक्षा की गई थी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद क्या है इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।